आर यू ऑल, होप आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 नवनीत राइज साइंस वाइज चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 के हमारी एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई थी। देन हमने हमारे न्यू वर्ड समरी बुक वर्क भी कर लिया था, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन विच आर ऑन 75 पेज नंबर ऑफ द बुक। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? शॉर्ट ऑफ आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपको एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स मिनिमम एंड 3 to 4 मार्क्स मैक्सिमम के बीच में आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस और टाइप्स वगैरह ही पूछी गई हैं। सबसे पहले हमको पूछा गया इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर क्या फ़र्क है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? दीज रिसोर्सेज, ये संसाधन जो होते हैं ये कॉन्टिन्यूसली कुदरत के अंदर अवेलेबल होते हैं और ऐसे नहीं कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये बीच बीच में रिप्लेस होते रहते हैं कुछ टाइम बाद नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा। जैसे कि पानी ले लो, पानी है, पानी सन की एनर्जी के द्वारा हवा में उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, वहाँ पे जाके बादल बन गया, फिर बादल बरसे और उन्होंने फिर पानी इकट्ठा हो गया, फिर मतलब पानी का एक साइकिल पूरा चलता रह रहा है ना, इसीलिए वो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा ये होते रहते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट एंड सो ऑन। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है। इनका एक लिमिटेड क्वांटिटी है, ये अनलिमिटेड नहीं है, और ये अगर हम इसको इंसान कंटिन्यूसली यूज़ करता रहेगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसलिए उनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो होती हैं इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में और इनको हम आसानी से रिन्यू नहीं कर सकते, आसानी से फिर इनकी पैदा नहीं कर सकते। नेक्स्टली हमको पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्या होती हैं और इनके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है। कार्बन कंटेंट यानी मतलब इनके अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं, इनके अंदर कार्बन कितना है। सबसे पहले हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और हमने पढ़ी थी लिग्नाइट, ठीक है। अब हम इनके कार्बन कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा एंथ्रासाइट होता है वो बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल होता है, ये प्योर कोल फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 90% कोल होता है। हमको मेन 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि टाइप्स ऑफ कोल क्या होते हैं और कार्बन कंटेंट कितना होता है, ठीक है। एंथ्रासाइट बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर 90% होता है। आगे हमारे पास बिटुमिनस कोल है। बिटुमिनस कोल के अंदर अराउंड 60 to 80% होता है हमारे पास, क्या कहते हैं, कार्बन कंटेंट। बल्कि जो लिग्नाइट होता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट अराउंड 60-70% होता है। हमने पढ़ लिया, हमने एक पढ़ा था एंथ्रासाइट, फिर हमने पढ़ा था बिटुमिनस, फिर हमने पढ़ा था लिग्नाइट। एंथ्रासाइट के अंदर 90% होता है, बिटुमिनस के अंदर 60 to 80% होता है और लिग्नाइट के अंदर 60 to 70% होता है। नेक्स्ट हमको क्या बोला है, कोल तार क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, पिछली बार भी आया था कोल तार का, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट, ये जो है कोल तार है क्या और इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोक, कोल गैस, कोल तार, ये जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और रिफाइनिंग और पेट्रोलियम, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सभी आते ही हैं, ठीक है। क्या है कोल टार, होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लैक लिक्विड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोक। जब हम कोक बना रहे होते हैं, पीने वाली कोक नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। जो कोक होता है, बिटुमिनस कोल को जब हम बिना एयर के बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो कोक होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर अच्छे से हमने बता रखा है। उसको बनाते वक्त ना एक बहुत ही गाढ़ा सा काले रंग का लिक्विड बनता है जिसको हम कोल टार कहते हैं, ठीक है। और इसको मेनली यूज़ क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाने में। इसको हम परफ्यूम, शैम्पूस, पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाने में भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड फ्यूल क्या होता है और इसकी 2 एग्जांपल दो। लिक्विड फ्यूल आपको नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड फ्यूल, लिक्विड क्या है हमारे पास, लिक्विड यानी कि कोई तरल पदार्थ,
और फ्यूल ईंधन, यानी कि वो फ्यूल जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है। सिंपल, द फ्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। वो फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर लिखना मत भूलना। क्यों? अब आप देखो, जो पानी होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर को कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, वाटर तो हमारी एयर फॉर्म में भी होता है, हमारी फ्रोज़न सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। रूम टेम्परेचर मतलब कि जो एक समान टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर वो जो फ्यूल वो लिक्विड फॉर्म के अंदर रहता है। अब जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर बन जाएगा पानी, कम टेम्परेचर होगा तो सॉलिड हो जाएगा। रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जो फ्यूल्स लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं वो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं। पेट्रोल और डीजल इसकी एग्जांपल है। प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पेट्रोल और पेट्रोलियम के अंदर कंफ्यूज मत होना। और पेट्रोलियम और फ्यूल की स्पेलिंग गलत हो जाती है, रेजरवायर्स पेट्रोलियम, इनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है, वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम इज़ नोन एज ब्लैक गोल्ड, हमारा आधा तो इसके अंदर ही आ गया। एज दे हैव एक्सट्रीम कमर्शियल वैल्यू, इनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू होती है, बाज़ार के अंदर इनका बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू होती है, बहुत अच्छे खासे दाम पे बिकते हैं ये। इसीलिए फिर वो तेल वल्ला हबीबी वाली जो कंट्रीज़ होती हैं उनके पास बहुत पैसा होता है क्योंकि वो तेल बेचती हैं इतना। व्हाट इज़ ऑफशोर ड्रिल? ऑफशोर ड्रिल क्या होती है और ये वाई इज़ इट मेड, इसको क्यों बनाया जाता है? ऑयल ड्रिल्स माउंटेड इन द ओशंस, क्या है? समुद्रों के अंदर जो ऑयल ड्रिल्स को माउंटेड किया जाता है, माउंटेड मतलब कि फिक्स किया जाता है ऑयल ड्रिल्स को, ऑयल तेल की खुदाई करने के लिए मशीन्स को जब ओशंस के अंदर माउंटेड किया जाता है वो ऑफशोर ड्रिल्स होती हैं। जो ऑफशोर वर्ड है ना, ये इसके अंदर एक तो शोर वर्ड है, शोर मतलब समुद्री शोर, समुद्री किनारा, ऑफ शोर उस किनारे के परे, ठीक है। ऑफ शोर ड्रिल्स क्या होती है? जिनको ओशंस के अंदर ऑयल ड्रिल्स को माउंट किया जाता है। ऑयलिंग इज डन टू ऑब्टेन पेट्रोलियम फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर्स में से पेट्रोलियम लेने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्टली वी हैव द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के यूजेस क्या होते हैं? पेट्रोलियम के बहुत यूजेस होते हैं। देखो, हमको जो 3 छोटे छोटे मेन यूजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल, डीजल, डेरिवेटिव ऑफ पेट्रोल, मैंने आपको डेरिवेटिव्स ऑफ पेट्रोल करवा दिए थे। डेरिवेटिव्स मतलब कि जो कि हमारा कह सकते हैं एक तरीके का बाय प्रोडक्ट होता है। डेरिवेटिव्स यानी कि जो किसी अन्य सोर्स से मिले, है ना। ये पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से आए हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों को ही ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मतलब कि जो गाड़ी बस के अंदर हम बैठ के जाते हैं उनके अंदर पेट्रोल डीजल डलता है। ऑयल इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पावर, इंडस्ट्रियल पावर बनाने के लिए ऑयल का बड़ा यूज़ होता है। डीजल को हम टरबाइंस के लिए अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं। टरबाइंस क्या होते हैं? जो बड़े बड़े ऐसे नहीं लगे होते विंड मिल टाइप्स, टरबाइन उन्हें कहते हैं, ठीक है। ये सभी ल्यूब्रिकेंट्स और ग्रीसेस होती हैं वो भी पेट्रोलियम से बनते हैं। ल्यूब्रिकेंट और ग्रीसेस मैंने बताया था किसी चीज़ के बीच के अंदर फ्रिक्शन कम करने के लिए। बोला जाए तो जैसे कोई चीज़ अटक जाती है तो उसके ऊपर हम तेल नहीं डालते ताकि वो स्मूथली हो, अंदर बाहर हो, ऊपर नीचे हो, स्मूथली वर्क करे वो चीज़। अब हमको 3 यूज़ ऑफ नेचुरल गैस बताने हैं। नेचुरल गैस के 3 यूजेस क्या होते हैं? देखो, नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बिजली बनाने के लिए और गर्मी का पैदावार करने के लिए हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। इसको हम बॉयलर्स और एयर कंडीशनर्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनर एसी के अंदर यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र, पेंट, डाइज, प्लास्टिक, ये सभी चीज़ें बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? और इसको हम वाइट इज़ यू प्रेफर्ड फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम सीएनजी का यूज़ करना क्यों प्रीफर करते हैं कि भाई तुम सीएनजी यूज़ करो? सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको हम क्यों प्रीफर्ड यूज़ करते हैं? क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्मार्टर ऑप्शन एज फ्यूल। इसको हम स्मार्टर ऑप्शन ऑफ फ्यूल कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इट बर्न्स क्लीनर, ये अच्छे से बर्न होती है, साफ़ सुथरे तरीके से बर्न होती है। मतलब क्या है इसका?
यानी कि ये जो है क्लीनर, यानी कि इतना पोल्यूशन नहीं करती है। इन व्हीकल्स हम सीएनजी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये साफ़ सुथरी तरीके से बर्न होती है, ज़्यादा गर्म होती है और ब्राइटर होती है कोल ऑयल की कंपैरेटिवली। देखा, 10 मिनट के अंदर हमारे 9 के 9 रिवाइज हो गए। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं जो भी आपके 79 पेज नंबर पर ही दिए हुए हैं। हाउ इज़ कॉल फॉर्म्ड? कॉल कैसे फॉर्म होता है? आपका बुक का जो पेज नंबर 72 है ना, उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट पैराग्राफ की 3rd लाइन है, द डेड प्लांट एंड एनिमल्स आर बरीड अंडर, वो वाली से लेके जो आपकी एकदम एंड पे हाईलाइट करके कार्बनाइजेशन वर्ड दिया हुआ है पेज नंबर 72 के ऊपर, वो सारा है। ठीक है, द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ क्योंकि उस वक्त मैंने आपको जब एक्सप्लेनेशन के वक्त ना आपको मैंने वैसे कराया था। चलो मैं आपको लाइन बाय लाइन कराता हूँ। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए होते हैं वर बरीड अंडर अर्थ सरफेस, वो अर्थ के स्थल के नीचे ही दब जाते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, ज्वालामुखी फूटने के कारण, एंड फ्लड्स, बाढ़ के कारण। एज द प्लांट्स एंड एनिमल डाइड, अब अगर प्लांट और एनिमल्स मर गए हैं, दिस सैंक इन द बॉटम ऑफ स्वाम्प्स लो लाइंग एरियाज, ये स्वाम्प्स जो होते हैं उनके अंदर नीचे बैठ जाते हैं। स्वाम्प्स जैसे कि होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि पानी होता है, लो लाइंग एरियाज़ जो कि थोड़े से निचले एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है, उसके जब जाते हैं। बरीड अंडर द सॉइल एंड डस्ट अंडर इंटेंस प्रेशर एंड हीट, अब उनके ऊपर इंटेंस प्रेशर और हीट रहता है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा के बिना, दे वर कन्वर्टेड इनटू कोल, ये कोल के अंदर बन जाते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, डेड वेजिटेशन जरूरी नहीं प्लांट है, बट जो डेड वेजिटेशंस के अंदर प्लांट्स एनिमल दोनों आ जाते हैं जब वो इंटेंस हीट, प्रेशर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट के बिना जब वो कोल के अंदर तब्दील हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। ओके, अब आप मेरी बात सुनो। एक चैनल है यूट्यूब पर @ZAC फिल्म्स करके, उनके ऊपर बहुत अच्छी एनिमेशंस दी होती हैं। अब एक उनके ऊपर भी एक ही ऐसा सेम है जो एक शॉर्ट है जिसका टाइटल है हाउ फॉसिलाइजेशन वर्क्स। आप एक बार उसे देख सकते हैं, फॉसिलाइजेशन कार्बनाइजेशन दोनों एटलीस्ट सिमिलर ही दिए हुए हैं। ठीक है, अब वो देख सकते हैं। नेक्स्टली हमको डेफिनेशन करनी है। डिफ़ाइन क्या करना है हमको? 3 चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, माइन शाफ्ट, डीप माइनिंग और सरफेस माइनिंग। ठीक है, माइन शाफ्ट क्या होती है? ड्यूरिंग माइनिंग, खुदाई के दौरान, बिग टनल्स कॉल्ड माइन शाफ्ट आर डग डाउन टू रीच द साइट ऑफ कोल, जहाँ पे कोला प्रेजेंट होता है खुदाई के वक्त हम उसके ऊपर बहुत लंबी बहुत गहरी एक गुफा खोदते हैं जिसको हम माइन शाफ्ट्स कहते हैं। अच्छा, जो बच्चे एक गेम खेलते होंगे या फिर गेम उसकी वीडियोस देखते होंगे माइनक्राफ्ट, उनको अच्छे से पता होगा माइन शाफ्ट, कोल, और उनको पता होगा अबाउट स्वाम्प्स, है ना, क्योंकि वो तो गेम खेलते ही रहते हैं ना। अब डीप माइनिंग क्या होती है? मशीन्स जो होती हैं उनको भेजा जाता है बहुत ही गहराई के अंदर कोयला ले जाने के लिए। कुछ कोयला बहुत गहराई के अंदर होता है, वो कम से कम 10,000 फीट डीप नीचे होता है, इसीलिए जो उतनी गहराई के अंदर जाना उसी को हम डीप माइनिंग कहते हैं। सरफेस माइनिंग क्या होता है? कभी कभार जो माइन होती है वो धरती के सरफेस, धरती के स्थल के नज़दीक ही होती है, ऐसे केस के ऊपर सरफेस माइनिंग की जाती है। आगे समझ। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द मटीरियल्स। आपको बताना है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल हमने पढ़ा था उसके अंदर जो 3 मटीरियल बनते हैं वे कैसे बनते हैं? कोक, कोल गैस, कोल तार। अगर मैं आपको बेसिक बताऊं, कोक हमारा मेन चीज़ है, कोक बनाते बनाते ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, इसीलिए द बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये लाइन दोनों के अंदर सेम है, और देन है द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोक इज़ कॉल्ड, यहाँ तक सेम ही है दोनों क्वेश्चन के अंदर। द बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ, द बाय प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ कोल गैस, कोल तार की पहली ये लाइन सेम है, और इसके फर्स्ट की एंडली लाइन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोक इज़ कॉल्ड, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोल इज़ कॉल्ड। देखा,
अब देखो कोक क्या होती है हमारे पास, पीने वाली कोक नहीं है ये। जब बिटुमिनस कोल को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है बिना हवा के, तब कोक बनती है। ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, बहुत सूखा सूखा होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और इसको स्टील बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। कोल गैस होता है, ये एक ऐसी गैस होती है जो कोक बनाने के वक्त बनती है। कोल गैस अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनका मिक्सचर होता है। बल्कि कोल तार क्या होती है, कोक बनाते वक्त जब एक गाढ़ा काले रंग का लिक्विड बन जाता है उसको कोल तार कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और इसको हम बेसिकली रोड बनाने के ऊपर रोड बनाने में यूज़ करते हैं। इसको परफ्यूम, शैम्पूज, पेस्टिसाइड्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कोल के यूजेस क्या होते हैं। कोल के यूजेस क्या होते हैं, चलिए पढ़ते हैं कोल के यूजेस क्या होते हैं। इसके 5 हैं, पाँचों के पाँचों ही लिखोगे आप। कोल के जो यूजेस हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं तो आपको यही लिखने पड़ेंगे। इट इज़ यूज इन पावर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है और वो बिजली जो कोल से बनती है उसको थर्मल पावर कहते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, जो कोल होता है वो मेनली स्टील या सीमेंट प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है, स्टील या फिर सीमेंट बनाने के लिए। जो कोल होता है इसको हम स्टीम लोकोमोटिव्स यानी कि ट्रेन्स वगैरह में भी जो स्टीम से चलते हैं उनके अंदर भी यूज़ करते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द जो होते हैं इनको आजकल बिजली से चलने वाले इंजन से रिप्लेस कर दिया है। बट पहले वाला टाइम के अंदर इंजन कोल से चलता था, पर आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो इंजन है वो बिजली से चलते हैं। कोक जो होता है, कोक ये बिना धुएं के जलता है, इसीलिए इसको कोल से एक बेहतर ईंधन माना जाता है। और जो कोल होता है वो आसानी से जल जाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी एक ही टाइम पर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्टली हाउ इज़ पेट्रोलियम फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। ये जो है आपका पेज नंबर 73 दिया हुआ है, उसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम लिखा होगा हैंडलिंग में। उसके फर्स्ट पैरे की सेकेंड लाइन जहाँ पे शुरू हो रही है, पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ टाइनी सी डेड प्लांट, यहाँ से लेके एकदम एंड के ऊपर डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम, ये सारा आंसर है। पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पानी में घोल के पीजो, ठीक है। ये कब बनते हैं, रिमेन्स ऑफ डाइनी डेड सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड मिलियंस ऑफ ईयर गो, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं, वो नीचे चल जाते हैं, ये मर जाते हैं तो ये एकदम नीचे जो ओशन बेड, ओशन की जो स्थल होता है, जो सरफेस होता है उसके ऊपर जल जाते हैं और दब जाते हैं और ये डिकम्पोज हो जाते हैं विद अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिल्ट। सैंड, सिल्ट को हम पंजाबी में बजरी कह देते हैं, बजरी, ठीक है। इनके ऊपर वो आती रहती है। ये रिमेन्स जो होते हैं वो सैंड और सेडिमेंट्स के उसके ऊपर से बस बनते रहते हैं, लेयर बनती रहती हैं, ये कंप्रेस होते रहे, दबते रहते हैं, जिससे कि ये सेडिमेंट्री रॉक के अंदर तब्दील हो जाते हैं, बार बार इसके ऊपर सेडिमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। अब इतने सभी लेयर्स बनने के बाद जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। अब मिलियंस ऑफ ईयर बाद क्या होता है, हवा का बिल्कुल ही कट जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होता है, जिससे डेड ऑर्गेनिज्म हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट हमको 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको ब्रीफली बताना है कि पेट्रोलियम का रिफाइनिंग प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे होता है। ये यार आपका जो आंसर है वो आपका दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 74 के ऊपर, जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का पॉइंट है, इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजेस दिस प्रॉपर्टी। यहाँ से लेकर आपका एकदम एंड पे है आपका, कि आप देखो एकदम एंड के ऊपर आपके डायग्राम के नीचे दी हुई है लाइन, सिमिलरली डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स विद बेरिंग पॉइल, इसके नीचे जाओ, इसके नीचे एकदम एंड पे दिया होगा हाउएवर द हाइड्रोकार्बन्स वाला, ये जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होती है फ्रैक्शनल कॉलम, यहाँ तक पूरा आंसर है। यानी कि पैराग्राफ की स्टार्टिंग के ऊपर द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एकदम एंड तक
एंड के लास्ट लाइन छोड़ दो, पेट्रोलियम एंड कॉन्स्टिट्यूएंट आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इट इज शोन इन टेबल, ये वाला लाइन काट दो, इसके ऊपर सब कुछ। अब ध्यान से सुनना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को अलग करने की, सब्सटेंसेस ऑफ पेट्रोलियम को, ठीक है। रिफाइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जाता है। रिफाइनिंग के अंदर जो पेट्रोलियम है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इस हीटिंग के कारण जो वेपर्स होते हैं वो बनते हैं और फ्रैक्शन कॉलम के थ्रू पास करते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा वो बहुत जल्दी लिक्विड ही बन जाएंगे और वो सबसे पहले बॉटम के अंदर चले जाएंगे। सिमिलरली वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है वो लिक्विड अलग अलग हाइट पे बनेंगे। इसी तरीके से जो फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शनिंग कॉलम के अंदर बनते हैं। हाउएवर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कम कार्बन का आइटम्स होते हैं वो सबसे फ्रैक्शन कॉलम के टॉप के अंदर बनते हैं, ठीक है। बीच बीच में कट किया हुआ है आपको यहाँ पे डायग्राम भी दी गई है। नेक्स्ट, हाउ इज़ नेचुरल गैस फॉर्म। नेचुरल गैस बनती है तो कैसे बनती है। पेज नंबर 75 फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस वाला टॉपिक है। नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड फ्रॉम से लेके है आपकी लास्ट सेकंड लाइन देखो, द ग्राउंड एंड देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, यहाँ तक है। नेचुरल गैस कैसे बनती है, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है टू दैट ऑफ अदर फॉसिल फ्यूल्स के साथ, जैसे बाकी से भी होते हैं। नेचुरल जो मैटर आपका डिकम्पोज होते हैं, नेचुरल गैस जो होता है वो यूजुअली पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के नीचे ही पाया जाता है, साथ साथ पाया जाता है अंडरग्राउंड एज वेल और कोल डिपॉजिट। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स और कोल डिपॉजिट्स जो होते हैं उनके आसपास ही पाई जाती है नेचुरल गैस। इसको फिर ग्राउंड से पाइपलाइंस के थ्रू पंप किया जाता है। नेक्स्टली हमको बताया गया है कि हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी डन। एनर्जी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं एनर्जी को कंजर्व करना, किसी चीज़ को बचाना। इसके 5 पॉइंट है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। स्टॉपिंग वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट करना बंद करो। कमरे से बाहर जा रहे हो, लाइट, पंखा, टीवी, कूलर, एसी सब बंद करके जाओ। इंक्रीज ऑफ हाइब्रिड कार्स एंड ग्रीन व्हीकल्स, हाइब्रिड कार्स और ग्रीन व्हीकल्स का जो यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर दो। जुडिशली यूजिंग एयर कंडीशनर हीटर्स, एयर कंडीशनर और हीटर्स का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा कम करो। इंश्योरिंग नो वेस्ट ऑफ कुकिंग गैस कैन बी प्रिपेयर ड्यूरिंग फूड, खाना बनाते वक्त कोई भी वेस्टेज ना हो कुकिंग गैस की। नेक्स्ट हमको क्या पूछा गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। चलिए आपको पहले ये बात क्लियर कर चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेडिएशंस जो होती है सन की, उनको ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट वो वापस स्पेस के अंदर नहीं भेजती। इससे जो होता है हमारा जो धरती का तापमान होता है वो गर्म होता है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये वो गैसेस होती हैं जो कि जो रेज़ होती हैं सनलाइट की उसको एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी होती हैं, ठीक है। अब ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, घरों में से, व्हीकल्स में से, फैक्ट्रीज़ में से, तब क्या होगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इससे जो पोलर आइस कैप्स होते हैं वो मेल्ट होंगे, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होंगे और क्या होगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट जो होता है वो ओजोन लेयर का, वो ओजोन लेयर को काटता है, कम करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होता है उसको ज़्यादा करते हैं। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जो कि धरती का तापमान बढ़ाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। दैट वाज फॉर टुडे। अभी हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हाँ, आपकी एक एंड पे एक्टिविटी दी गई है 79 पेज के ऊपर, ठीक है, वो करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ कंबस्चन एंड फ्लेम। बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, इसके रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इसके अंदर हमको बस थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं।
इसके कंपैरेटिवली जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी घबराने वाले हैं नहीं, बहुत इजी है। बाय।